नमस्कार। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे किसानों को मिली बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए करीब 35,440 करोड़ रुपए की दो अहम योजनाओं की शुरुआत की। इसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए की धन धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सरकार ने देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को कर्ज देने, सिंचाई और फसलों में विविधता और फसल प्रबंधन को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 वर्षीय मिशन योजना की शुरुआत भी कर दी। ये योजना 11,440 करोड़ रुपए की है। करीब 3,650 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना की भी शुरुआत की जा चुकी है। पशुपालन के लिए 17 विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1,166 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। पीएम मोदी ने मत्स्य पालन योजना के लिए भी करीब 693 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। सरकार किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय करने के लिए भी तमाम योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक मछली मंडी का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। ये देश की पहली स्टेट ऑफ द हार्ट होलसेल फिश मार्केट होगी, जिसे चंदौली के नवीन मंडी परिसर में लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। इस मंडी के निर्माण से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड और बंगाल तक के मत्स्य व्यवसाय को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। चंदौली में बनी ये मंडी पूरी तरह से आधुनिक तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, प्रोसेसिंग यूनिट, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। इसके माध्यम से मछली व्यापारियों को अब अपने उत्पाद को सुरक्षित रखने और देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने में काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों और मछुआरों की आय में वृद्धि होगी और इसके अलावा ये मंडी उत्तर प्रदेश को मत्स्य निर्यात के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के तौर पर स्थापित भी कर सकती है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही ब्लू इकोनॉमी यानी कि जल आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस परियोजना को उसी दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये मंडी आने वाले वर्षों में पूर्वी भारत के मत्स्य व्यापार का मुख्य केंद्र बन सकती है। चंदौली के लोगों में इस ऐतिहासिक परियोजना को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय मछुआरे समुदाय का कहना है कि अब उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे परिवहन लागत कम होगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। अफगानिस्तान से आए एक मंत्री द्वारा भारत में आयोजित कार्यक्रम में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित एक आधिकारिक बैठक में अफगान मंत्री ने यह शर्त रखी थी कि कोई भी महिला पत्रकार कार्यक्रम स्थल पर न आए। इस घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि भारत में महिलाओं का इस तरह अपमान आखिर कैसे होने दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस देश की संस्कृति नारी शक्ति का सम्मान करती है, वहां किसी विदेशी प्रतिनिधि को इस तरह की मनमानी करने की अनुमति देना बेहद शर्मनाक है। वहीं केंद्र सरकार ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि ये आयोजन एक गैर सरकारी संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था और इसमें शामिल अतिथि स्वयं के कार्यक्रम प्रोटोकॉल के अनुसार काम कर रहे थे। घटना को लेकर मीडिया संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों पर लिंग आधारित रोक स्वीकार्य नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर लोग सरकार से स्पष्ट जवाब और महिला पत्रकारों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का आधार पूरी तरह से तैयार है।
सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, जबकि बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। वहां पर सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की झांझां नहीं देखने को मिले, तो दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर लगातार माथापच्ची का दौर चल रहा है, लेकिन सहमति अब तक नहीं बन पा रही। पटना से दिल्ली की दौड़ लगातार जारी है। अब सीट शेयरिंग पर जारी कलह के शांत होने का समय करीब आ चुका है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से दो महारथियों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल एनडीए और महागठबंधन में किसके हिस्से में कौन सी सीट आएगी, ये सुलझा नहीं है। बिहार के स्टेट चीफ और प्रदेश चुनाव प्रभारी से जब समाधान नहीं निकला, तो दोनों खेमों का ये मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए अब दिग्गज नेता अमित शाह ने अपनी कमान संभाल ली है। वहीं महागठबंधन में भी कलह जारी है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के ऑफर को ठुकरा चुकी है और ऐसे में अब गेंद राहुल गांधी के पाले में आ चुकी है। कांग्रेस सांसद विदेश दौरे से वापस देश आ चुके हैं। ऐसे में अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों खेमों में सीट बंटवारे का सर्वमान्य हल जल्द निकाल लिया जाएगा। भोजपुरी के मशहूर गायक और सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है और वो केवल पार्टी के सच्चे सिपाही बने रहना चाहते हैं। यह ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए किया। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। इस पोस्ट से उनके चुनाव न लड़ने के कयासों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। दरअसल बीते दिनों पवन सिंह की बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकातों को लेकर ये खबरें सामने आई थी कि वो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। हालांकि अब स्पष्ट हो चुका है कि उनका फोकस मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा और संगीत पर रहेगा। इससे उनके प्रशंसकों के बीच राहत की भावना भी देखने को मिल रही है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के चुनाव रणनीति के नजरिए से भी देख रहे हैं। इधर पवन सिंह का निजी जीवन भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद ने मीडिया में लगातार जगह बनाई है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कानूनी और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस मामले के चलते पवन सिंह की छवि और सार्वजनिक चर्चा दोनों पर असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पनकी इलाके में शुक्रवार रात एक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग मेट्रो ट्रैक निर्माण में लगी कंपनी L&T के बड़े गोदाम में लगी थी। यह घटना रात तकरीबन 9:20 के आसपास की बताई जा रही है। गोदाम में बड़ी मात्रा में मोबिल, केमिकल, कपड़ा, प्लास्टिक और लोहे का सामान रखा हुआ था, जो देखते ही देखते आग की चपेट में आ गया। यह आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखने को मिले। आसपास के इलाकों में धुएं का घना गुबार करीब 1 किलोमीटर तक फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई लोगों ने फौरन इस बात की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां और 35 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और टीम ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पहले आसपास के इलाकों को खाली कराया ताकि आग और न फैलने पाए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि कंपनी प्रबंधन के अनुसार आग से तकरीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट तैयार कर ली है और L&T कंपनी से सुरक्षा मानकों को लेकर रिपोर्ट भी तलब की गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बात ओडिशा की, जहां पर मेडिकल की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर रेप किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। छात्रा के परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई। उन्होंने बताया कि सेकेंड ईयर की छात्रा अपने एक मित्र के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी। पश्चिम बंगाल में छात्राओं से रेप की घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ भी रेप करने का मामला सामने आया था। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में छात्रा के साथ रेप की घटना सुर्खियों में। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
उन्होंने कहा कि छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर हमने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छात्रा के माता पिता ने कहा कि वो अपनी बेटी के दोस्तों का फोन आने के बाद आज सुबह दुर्गापुर पहुंचे। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। उस वक्त वो अपने एक दोस्त के साथ डिनर के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी। छात्रा के पिता ने कहा कि हमें उसके दोस्तों का फोन आया जिससे इस घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिल पाई। हम आज यानी कि 11 अक्टूबर 2025 की सुबह यहां पर आए और पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मैंने सुना था कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है और इसीलिए हमने अपनी बेटी को यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गैंगरेप का शिकार हुई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद आज प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन युवाओं के बीच भी पहुंचे थे और उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया था। मामले में कार्रवाई के लिए युवाओं ने सरकार को 10 दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। परीक्षा में हरिद्वार के केंद्र में पेपर के 3 पेज मोबाइल के माध्यम से बाहर आए थे और परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। मामले में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और सीबीआई जांच की घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में एसआईटी गठन के साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया था। जांच आयोग ने सभी जगह हुए जन संवाद के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। उधर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को सीएम धामी से मिलकर परीक्षा को छात्र हित में रद्द करने और दोबारा कराने की मांग भी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये पहले से लगे टैरिफ से अलग होगा। ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इन नियमों के तहत चीनी खनिजों या तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। चीन ने विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस न देने की बात भी कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से एक बार फिर माओवादी वारदात की खबर सामने आई। शुक्रवार को जिले के पुजारी कांकेर क्षेत्र में माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला किया। इस विस्फोट में कोबरा 206 बटालियन का एक जवान जख्मी हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान इलाके में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकले थे और इसी दौरान पुजारी कांकेर के जंगलों में सड़क किनारे लगाए गए आईडी में विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज़ सुनते ही आसपास के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई। घायल जवान को फौरन मौके से एयरलिफ्ट कर बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि जवान की हालत अब सामान्य है और खतरे से बाहर। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है ताकि हमले के पीछे शामिल माओवादियों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हमला सुरक्षा बलों की बढ़ती गतिविधियों से माओवादियों की बौखलाहट का नतीजा है। इस घटना के बाद बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं जवानों के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती और ऑपरेशन नक्सल विरोधी मुहिम और भी तेज की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बात गोवा की। गोवा के पेडणे में संत सोहरूबनाथ आम्बे कॉलेज में पुरातत्व संग्रहालय के लोकार्पण का काम बीते 1 अक्टूबर को किया गया था। बता दें कि संत
सोहिरोबनाथ आम्बे सरकारी कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र विनोदा पेडने तालुका में स्थापित पुरातत्व संग्रहालय का लोकार्पण राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खाउटे और स्थानीय विधायक प्रवीण आर्लेकर के कर कमलों से किया गया था। वहीं इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जुआओ कोस्टा, शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारी और छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। संग्रहालय का क्यूरेशन डॉक्टर रोहित फलगांवकर, क्यूरेटर पुरातत्व अध्ययन केंद्र के मार्गदर्शन में किया गया। ये संग्रहालय अपनी तरह का अनूठा केंद्र है जो कॉलेज परिसर में स्थापित किया गया है। इससे अब तक 67 प्राचीन कलाकृतियां इसमें प्रदर्शित की जा चुकी हैं, जो क्षेत्रीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व अध्ययन को समझने में काफी सहायक सिद्ध होगी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि यह संग्रहालय विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अध्ययन और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और गोवा की समृद्ध विरासत को और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। गोवा के फोंडा में स्थानीय लोगों की मांग पर धवली स्थित लोक विश्वास प्रतिष्ठान संस्थान में नाले का शिलान्यास और तेलुलुम में रिटेनिंग वॉल का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नाले की रिटेनिंग वॉल ढह गई थी और उस नाले से बारिश का पानी ठीक से नहीं बह पा रहा था। वहीं शिलान्यास के बाद सुदीन धवलीकर ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर का धन्यवाद किया। यह कार्य शीघ्र पूरा होगा और लंबे समय स्थानीय लोगों की मांग पर फोंडा के धवली स्थित लोक विश्वास प्रतिष्ठान संस्थान परिसर में नाले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही तेलुलुम क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल यानी कि सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उस इलाके में बने नाले की रिटेनिंग वॉल ढह गई थी, जिसके कारण बरसात के दौरान बारिश का पानी सही तरीके से नहीं बह पा रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों को जलभराव और गंदगी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस परियोजना के शुभारंभ के मौके पर गोवा के मंत्री सुदीन धवलीकर ने कहा कि ये कार्य स्थानीय जनता की लंबे समय से उठाई जा रही मांग के आधार पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित हो रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। सुदीन धवलीकर ने इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर का विशेष तौर पर धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर मूलभूत सुविधाएं मजबूत हो सकें। स्थानीय लोगों ने सरकार और संबंधित विभाग का आभार जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्य के पूरा होने से जल निकासी समस्या का स्थानीय समाधान हो पाएगा और आने वाले मानसून में उन्हें भारी राहत मिलेगी। गोवा की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाने वाली एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि राज्य की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लगभग निष्क्रिय साबित हुई है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि पिछले करीब 4.6 वर्षों में एसीबी को 710 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली, लेकिन इनमें से सिर्फ 12 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। वह 28 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, यानी जांच अधूरी ही समाप्त कर दी गई। इन आंकड़ों के मुताबिक एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज करने की दर सिर्फ 1.6% रही, जो उसके कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करते। हालांकि राज्य की बीजेपी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है, लेकिन ये आंकड़े उस दावे की सच्चाई पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। सूत्रों के अनुसार कई शिकायतें वर्षों से लंबित हैं और कई मामलों में प्राथमिक जांच तक पूरी नहीं हो पाई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने इस खुलासे को राज्य तंत्र की सुस्ती और राजनीतिक संरक्षण का प्रमाण बताया है। उनका कहना है कि यदि एसीबी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो बड़े बड़े घोटाले उजागर हो सकते हैं। जनता के बीच ये सवाल फिर से गूंजने लगा है कि क्या गोवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सांकली की। सांकली के सुरला गांव में अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले पर अब तक कोई समाधान नहीं निकलने के कारण ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत मंडल को कड़ी फटकार लगाई। इस ग्राम सभा में जिलाधिकारी के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने संयुक्त निरीक्षण की मांग की थी, लेकिन अब इस मामले को 50 दिन बीत चुके हैं और फिर भी कोई निर्णय अब तक नहीं हो सका। सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बिचौली के उप जिलाधिकारी ने शासक कदम उठाते हुए नोटिस जारी कर इस पेड़ कटाई प्रकरण को रोक दिया था और वहां किसी को भी प्रवेश न देने और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे,
जिसके बाद वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन वो रिपोर्ट अब तक ग्राम पंचायत या शिकायतकर्ता को नहीं सौंपी गई। और इसी तरह उप जिलाधिकारी और मामलेदार ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है, पर उसकी प्रति अभी तक पंचायत या फिर शिकायतकर्ता को नहीं दी गई। इस मामले में पंचायत मंडल के टाल मटोल रवैये के कारण सुरला जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष प्रमोद नार्वेकर ने यह पूरा मामला गोवा राज्य जैव विविधता मंडल के समक्ष दर्ज करा दिया है। साथ ही संबंधित विभागों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार भी शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत मंडल ने यह मामला मुख्यमंत्री तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया। और इसी तरह ग्राम विकास समिति के सदस्य उदय नाटेकर ने भी प्रशासन की आलोचना करते हुए पूछा कि अब तक संबंधित लोगों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। अगर वन अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की है तो उसे तैयार होने के बाद पंचायत के सामने आखिर क्यों नहीं रखा गया। नाटेकर ने आगे सवाल उठाया, संयुक्त निरीक्षण के लिए अधिकारी जब आए तब शिकायतकर्ता और पंचायत मंडल के सदस्यों को साथ क्यों नहीं लिया गया। अब ग्रामीणों की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर इस पेड़ कटाई के मामले पर जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उत्तर गोवा की सेशन कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को निर्देश दिया है कि वो सांता क्रूज ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कचरा संग्रहण, श्रमिक अनुबंध के कथित भ्रष्टाचार के मामले में फौरन एफआईआर दर्ज करें। अदालत का यह आदेश उस समय आया जब एसीबी ने विपक्षी पंच सदस्य इनासियो डोमिनिक परेरा की ओर से की गई शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। परेरा ने आरोप लगाया था कि पंचायत अधिकारियों ने कचरा संग्रहण कार्य के अनुबंध में अनियमितताएं की हैं और आर्थिक लाभ उठाया। जब एसीबी ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब परेरा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत एसीबी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की अपील की। अदालत ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि एसीबी को प्रारंभिक जांच के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं और मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया है कि वो शिकायतकर्ता से आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज लेकर जांच शुरू करें और जल्द से जल्द अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आदेश के बाद पंचायत क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों और विपक्षी सदस्यों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ।